हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 2 सितंबर और हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करते हैं। और हमारा जो मैगजीन होता है, हमारा जो न्यूज़पेपर होता है, वो होता है जनसत्ता। और जनसत्ता जो है ना, किसी भी एग्जाम के कम्पिटिटिव के लिए, ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, डजेंट मैटर, यहाँ से करंट अफेयर काफी अच्छे से कवर हो जाते हैं। आपको सबूत के तौर पर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि क्वेश्चन जो करंट अफेयर में पूछे गए ना, आगे मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए दिया हुआ है। 5 से 6 क्वेश्चन है, उसको आप लोग सोल्व कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग एक्सप्लेनेशन भी साथ में डाल दें। ऐसे क्या होगा कि आपका जो तैयारी है ना, वो बेहतर होगा। और अगर आप लंबे आंसर लिखते हैं तो ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा। और अगर मान लीजिए शॉर्ट में अगर लिखते हैं तो कुछ दिनों तक ही याद रहता है, सप्ताह 2 हफ्ता। लेकिन अगर आप कुछ किसी चीज़ में शोध करते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए हेल्प करता है। ओके, तो सबसे पहला देख लीजिए यहाँ पे न्यूज। हाँ, न्यूज शुरू करने से पहले यहाँ पे जिन्होंने जवाब दिया है, हमारे जो प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन थे, उसमें सबसे पहला नाम था नेहा जी का, ठीक है। नेहा जी ने यहाँ पे दिया है जवाब। और उसके बाद है शशांक जी। उसके बाद यहाँ पे वर्ड स्टार चैनल करके एक है, वहाँ पे हमारे व्यूअर, उन्होंने भी जवाब दिया है। सीमा जी ने भी यहाँ पे जवाब दिया है। और सुमंत जी ने भी यहाँ पे जवाब दिया है। संगीता जी, रवि जी, कोमल जी, प्रीति जी, ठीक है। तो ये लोग जो है ना, अब रेगुलर विजिट कर रहे हैं, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का, और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो इनका फीडबैक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ताकि हम और भी इस पे सुधार कर सके। ओके, चलिए। और 5 क्वेश्चन भी और भी दिया गया है लास्ट में, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति जी पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अदालतों में जो स्थगन की संस्कृति है को बदलने का प्रयास करने की जरूरत है। कुल मिलाकर यहाँ पे जो है ना, जो भी हमारे देश में जिस तरह महिलाओं के साथ जो अपराध हुए हैं, जिस तरह बढ़ोतरी हुआ है ना, वो बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है। हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे कोर्ट, सबने जो है इसको पूरा सीरियसली लिया हुआ है कि अब जो है बर्दाश्त करने की ये सब चीज नहीं है। जितनी भी कमियां खामियां हैं, सबको यहाँ पे दुरुस्त किया जाएगा। आपको बता दें, यहाँ पे मेंस में पहला क्वेश्चन यहाँ पूछेगा आपसे कि अगर अभी हाल में जो महिलाओं के खिलाफ जो घटनाएं घट रहे हैं, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, ये मेंस में क्वेश्चन पूछेगा। साथ ही जो अदालत है, अदालतों के सामने क्या चुनौती हो जा रहा है, जो कि तुरंत न्याय नहीं दिलवा पा रहा है। जो भी यहाँ पे विक्टिम है, जो भी यहाँ पे भुक्तभोगी है, उनको तुरंत न्याय क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो इसके पीछे पहला क्या है, आधारभूत संरचना का अभाव। मेंस में पूछेगा, आपको ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाना है। आधारभूत जो संरचना होता है ना, उसका अभाव है। साथ ही जो लंबित मामले हैं, जो कोर्ट में जो केसेस है ना, बहुत पेंडिंग पड़े हुए हैं, लंबित मामले, भी बहुत बड़ा मसला है। फिर यहाँ पे जो जजों की जो संख्या है, वो पर्याप्त नहीं है, वहां पे बढ़ोतरी की जरूरत है। साथ ही अवेयरनेस, जो जागरूकता होता है ना, वो भी बहुत कम है। बहुत लोग रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। महिलाओं के खिलाफ जो रिपोर्ट होता है, मतलब जो अपराध होता है ना, बहुत लोग इज्जत के नाम पे, घर की मर्यादा के नाम पे जो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो इससे कोर्ट के सामने ये मामला नहीं आ पाता है। साथ ही ये बताएं, भेदभाव भी बहुत देखा गया है यहाँ पे, भेदभाव। फिर यहाँ पे महिलाओं को जो यहाँ पे जो सुविधाएं मिलना चाहिए, ठीक है, वो नहीं मिल पाता है। जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है ना, वो अच्छे से काम नहीं करती। अगर अभी आप देखोगे, मान लीजिए जो रसूखदार होते हैं, जो जो सोसाइटी में ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, केसेस को अपने पक्ष में करने के कोशिश करते हैं पैसे के बदौलत, ठीक है। तो ये सब जो चैलेंजेस है महिलाओं अदालत के सामने, जिससे महिलाओं को तुरंत न्याय नहीं मिल पाता है, ठीक है। ये हो गया मेंस का टॉपिक। अब आइए यहाँ पे पीटी के लिए क्या क्या पूछता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनका चुनाव कौन करवाता है। तो प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारा चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव आयोग जो है ना, 5 प्रकार का चुनाव करवाता है। एक तो हो गया आपका लोकसभा का, दूसरा हो गया राज्यसभा का, तीसरा हो गया विधानसभा का, ये फिर हो गया राष्ट्रपति जी का, और उप राष्ट्रपति का। ये सारे इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो कॉलेजियम सिस्टम का नाम याद रखिएगा, न्यूज में बहुत आते रहता है, क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। साथ ही इनका अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी, ठीक है। अभी वर्तमान में 34 जजेस हैं, जिसमें से एक ये भी है सीजीआई, और 33 क्या है, सीनियर मोस्ट जज। मान लीजिए देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया किसी भी कारण से, तो उस समय देश का बागडोर किसके नाम, कौन चलाएंगे, हमारे सीजीआई चलाएंगे, याद रखिएगा। मान लीजिए ये भी नहीं रहे, ये भी किसी कारण से छुट्टी में है या इनका पद खाली है, तो फिर सीनियर मोस्ट जो जज है ना सुप्रीम कोर्ट के, वो ऑपरेट करेंगे हमारे देश को। क्लियर है। चलिए, ये जो क्वेश्चन जितना भी मैंने फैक्ट बात किया ना, सारे एग्जाम में, मेंस में हो चाहे प्रीलिम में हो, क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके कमीशन वाले एग्जाम में। बाकी एसएससी सीजीएल बैंक में तो आपको पता ही है, वनडे वाला क्वेश्चन पूछ लेता करंट अफेयर के लिए, तो आप लोग चाहे तो यहाँ से पूछेगा।
वन डे एग्जाम में क्या पूछता है, बोलेगा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को जो है यहाँ पे शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, ये हमारे सीजीआई दिलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब आइए यहाँ पे जीएसटी को लेकर यहाँ बात हुआ है। अगस्त में जीएसटी जो संग्रह है ना 10% जो है बढ़कर कितना हो गया, 1.75 लाख करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो जीएसटी को लेकर पूछा गया। देखिए, जीएसटी हमारे देश में कब लागू हुआ, जीएसटी को लेकर भी मेंस में पूछता है, लेकिन पीटी के लिए आपको बता देते हैं यहाँ पे 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। डेट याद रखिएगा। विश्व का पहला कौन सा देश है जहां पर जीएसटी लागू हुआ था, तो फ्रांस, याद रखिएगा, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में लागू हुआ था। 2 हो गया। थर्ड पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, और जितने भी मैंने फैक्ट बता रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म बोल देता है गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। ओके, याद रखेंगे आप। और ये कौन सा, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, मान लीजिए जो टैक्स मेरे पे लगा, ठीक है, अब मुझे खुद ही पे करना है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, फिर कैपिटल गेन टैक्स हो गया, ये जिस पे लगता है ना उसी को पे करना होता। लेकिन जो अप्रत्यक्ष कर होता है ना, तो किस पे लगता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग माचिस खरीदते हैं, 1 रुपए का माचिस खरीदते हैं हम लोग, 2 रुपए का आजकल हो गया होम लाइट वाला, 2 रुपए का माचिस खरीदते, तो उसमें देखिए कि सारे जो टैक्सेस है इंक्लूड होते हैं एमआरपी में। तो वो टैक्स क्या होता है, जो इसका यूज करता है ना, जो अंतिम उपभोक्ता है उसको यूज करता है, उससे कलेक्ट करके दुकानदार, और दुकानदार क्या करता है, फिर जाके टैक्स एजेंसी को पे करता है। ओके, इसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, मतलब जिस पे लगाया गया है उससे ना वसूल कर दूसरा कोई यहाँ पे वसूलता है। तो जीएसटी हो गया। अब जीएसटी को लेकर पूछता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, तो 101 याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किससे जुड़ा हुआ है, जीएसटी से जुड़ा हुआ है। आपको हम बता दें यहाँ पे बीपीएससी के एग्जाम है ना, तो 101 से लेकर 106 तक का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा। देखिए 101 जो है ना, 100 से माफ करिएगा, 100 से याद कर लीजिएगा, तो 100 जो है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था, पता है ना, क्योंकि बांग्लादेश अभी न्यूज में चल रहा है, वहां पर तख्ता पलट हुआ है, तो भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं ना, उसमें थोड़ा सा भी चैलेंजेस या रिव्यू देखने को मिल रहा है। तो बांग्लादेश जो है ना, 100 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो हमारा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। 101 जो है आपको बताया था अभी, जीएसटी से जुड़ा हुआ है। 102 जो है ना हमारा जो ओबीसी जो आयोग है, ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट जो आयोग है, कमीशन है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103 याद रखिएगा, ईडब्ल्यूएस वाले जो आरक्षण मिल रहा है ना 10%, 103 के तहत मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 104 में क्या है कि यहाँ पे राज्य को पावर दिया गया है कि ईबीसी या ओबीसी को क्राइटेरिया को फुलफिल कर सके। 105 क्या है, तो यहाँ पे भी जो है 105 आई थिंक किससे जुड़ा हुआ है, आप लोग कमेंट में बताइए 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किससे जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 106 मुझे पता है, 106 क्या है, ये जो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है लोकसभा विधानसभा में 33%, उसी से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, और मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूं बीपीएससी के एग्जाम को लेकर, उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन, पहले 20 क्वेश्चन था, लेकिन अब क्वेश्चन की दायरा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर बोल रहे हैं कि उस पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और बढ़ाया जाए। तो वहां पर 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और उसको जो है रेगुलर अपडेट कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा जब तक एग्जाम ना हो जाए। तो जो लोग भी नहीं जुड़े हैं, लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में रहेगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, फिर रिक्वेस्ट हमारे पास आएगा, फिर हम उसको ज्वाइन कर लेंगे। और अपना फीडबैक देना ना भूले, बहुत लोग फीडबैक दे रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका कमेंट पढ़ के। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ के, उनमें प्रमुख नाम तो मैंने आपको बताया था, प्रीति जी हो गए, कोमल जी हो गए, रवि जी हो गए, संगीता जी, सुमन जी, सीमा जी, नेहा जी, वर्ड स्टार, शशांक जी, ये सब जो है ना अब हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो मुझे बेहतर लग रहा है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे विमान जो ईंधन होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, एविएशन फ्यूल बोलते हैं ना यहाँ पे, हाँ, एविएशन टरबाइन फ्यूल बोलते हैं। आपको बता दें विंडफॉल टैक्स के बारे में कल हमने आर्टिकल को कवर किया था। विंडफॉल टैक्स, ये क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी में पूछ ले या यूपीपीसीएस में पूछ ले कि विंडफॉल टैक्स जो खबरों में रहता है या क्या चीज से जुड़ा हुआ है। तो आपको बता दें जो डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया और एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया, तो इससे जो कंपनी है ना, इनके जो कंपनियां हैं, उनको अगर अप्रत्याशित लाभ मिल जाता है ना, तो सरकार उसे क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है, उसी को बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। ओके, ये हो गया। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे एलपीजी आ गया। एलपीजी से क्वेश्चन पूछा गया है, आप साइंस वाले सेक्शन देखिएगा, जिस एग्जाम में साइंस वाला सेक्शन रहता है, चाहे बीपीएससी में रहता है ना साइंस वाला, क्योंकि बीपीएससी में हिस्ट्री और साइंस डोमिनेंट सब्जेक्ट है, याद रखेंगे। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो साइंस वाले पोर्शन को अच्छे से कवर कर लीजिए, हिस्ट्री पोर्शन को अच्छे से कवर कर लीजिए, और करंट अफेयर को कर लीजिए। ये 3 सेक्शन पे अगर पकड़ रहेगा ना, तो आप जो है ना लगभग 100+ के आसपास आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, ओके। बाकी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी तो है ही, उसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब और आप जो न्यूज़पेपर जो देख रहे हैं ना, ये हमारा 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है। अगर आप रेगुलर देख लेंगे तो आपका अच्छा पकड़ हो जाएगा कि पेपर में कैसे पढ़ा जाता है चीज़ों को, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, ये सब चीज़ आप सीख जाएंगे।
हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? एलपीजी। एलपीजी का याद रखिए फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पूछता है कि एलपीजी जो गैस है ना, ये फिजिकल चेंजेस होता है या केमिकल चेंजेस होता है? तो देखिए, लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड जो सिलेंडर जो होता है, ये सिलेंडर हो गया, मान लीजिए ऐसे ही सिलेंडर होता है ना, इंडियन गैस वाला। हमारे घर में तो इंडियन गैस वाला है, तो ऐसा ही करके दिखता है वो सैम्पल में, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो ना लिक्विड भरा हुआ होता है, लेकिन जब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं गैस को, तो यहाँ पे फिर वो गैस के फॉर्म में निकलता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? गैस के फॉर्म में चेंज हो गया, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। कोई चीज लिक्विड से गैस में हो रहा है या गैस से लिक्विड में हो रहा है ना, उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन जब कोई चीज बर्न कर रहा है, जब कोई चीज बर्न कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है? केमिकल चेंज होता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, कि केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस से क्या समझते हैं? जैसे सीमेंट का जमना, ये क्या है? ये फिजिकल चेंजेस में होता है। फिर बर्फ का पिघलना, ये क्या हो गया? ये बर्फ का पिघलना आपका हो गया फिजिकल चेंजेस हो गया, ठीक है। और एग्जांपल सुन लीजिए, दूध का दही में बनना, वो क्या हो गया? केमिकल चेंजेस हो गया ना। कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ये क्या हो गया? फिजिकल चेंजेस हो गया। कागज को बर्न करना, ये किसका एग्जांपल हो गया? केमिकल चेंजेस का हो गया। तो ये सब चीज को आपको पढ़ना होगा। ये सब कहाँ मिलेगा आपको? एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक को पढ़ना चाहिए कम से कम 7 और क्लास 8 का, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है ना, तो क्लास 7, कोई जरूरत नहीं है 9 और 10 को पढ़ने का, ठीक है। अगर आपके पास वो पढ़ लेते तो अच्छी बात है, लेकिन क्लास 7 का, क्लास 8 का और क्लास 6 का, ये तीनों क्लास का पढ़ लीजिएगा। अगर आपको साइंस कमजोर है ना, तो मजबूत कर देगा आपको, ठीक है। क्योंकि बेसिक जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना साइंस बीपीएससी में, तो 7, 8 क्लास के ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, और तो एलपीजी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ गया मेरा चैनल? हाँ, तो एलपीजी को लेकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग एलपीजी वाला को देख रहे थे। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, इसको आप याद रखेंगे। और इसमें जो है ना, प्रोपेन और ब्यूटेन कंपोनेंट होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन गैस जो है इसमें फिल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पे बात करेंगे, खेती को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं किसान, सियासी मकसद नहीं। कुल मिलाकर यहाँ पे जो है ना, किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है, एसकेएम बोलते हैं इसको, ये गैर राजनीतिक पार्टी है, ठीक है। गैर राजनीतिक पार्टी क्या होता है? इनका इन्वॉल्वमेंट जो होता है ना, सत्ता प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से सत्य को क्या करना है? नियंत्रित करना। सत्ता को जो है अपने पक्ष में इसका यूज करना, इसको बोलते हैं गैर राजनीतिक पार्टी। चलिए, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया एमएसपी, कल भी मैंने जिक्र किया था और आज भी बता रहा हूँ आपको। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पहला तो फुल फॉर्म याद रखिएगा इसका, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया। साथ ही इसमें 23 फसल होते हैं। 22 फसल तो नॉर्मल वाले होते हैं, एक होते हैं गन्ना, जिसको कितारी बोलते हैं, गन्ना या ईख बोलते हैं, ठीक है। एफआरपी इसके लिए जारी होता है। कौन संस्था सिफारिश करती है? सीआईसीपी करती है, कल भी मैंने बात किया था। फाइनल मुहर कौन लगाती है? तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर है? तो अभी ये क्या है? आश्वासन है। आश्वासन कहने का मतलब क्या है? कि सरकार आश्वस्त करती है किसानों को कि अगर प्रोडक्शन आपका अधिक हो जाएगा तो उसका कीमत गिरने नहीं देंगे, एक निश्चित दर पे हम इसको खरीद लेंगे। लेकिन ये आश्वासन है, ये कानूनी नहीं है। किसान बोल रहे हैं कि हमको कानूनी गारंटी दीजिए, ओके। मान लीजिए सरकार इस डिमांड को मांग लेती है ना, तो क्या होगा? सरकार पे बोझ बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये जो बोझ बढ़ेगा ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंस के तहत आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करें हम लोग। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया इकोनॉमिक्स टॉपिक में। ट्रेड सरप्लस क्या होता है और ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? व्यापार घाटा और व्यापार अधिशेष, ट्रेड डेफिसिट है ना, डेफिसिट, ओके। तो ट्रेड सरप्लस क्या हो गया और ट्रेड डेफिसिट क्या हो गया? मान लीजिए किसी देश से, जैसे चाइना के साथ हमारा क्या है? डेफिसिट है। हम चाइना से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, मतलब डॉलर में ज्यादा पे कर रहे हैं, और हम लोग उसको सामान बहुत कम बेच पा रहे हैं, तो क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट हो गया। अमेरिका के साथ हमारा क्या है? ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, और वहां से इंपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? तो हमारा जो करंट अकाउंट जो बैलेंस होता है, करंट अकाउंट, वो गड़बड़ा जाता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि सही नहीं है, ओके। तो जैसे अमेरिका के साथ, नीदरलैंड के साथ हमारा क्या है? नीदरलैंड के साथ क्या है? हमारा ट्रेड सरप्लस है, हम लोग एक्सपोर्ट यहां पर ज्यादा करते हैं। और चाइना के साथ, रशिया के साथ हमारा क्या है? ट्रेड क्या है? डेफिसिट है, मतलब यहां से एक्सपोर्ट हम लोग ज्यादा करते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछ लेगा। और हम लोग किन किन चीजों का इंपोर्ट करते हैं? तो कच्चा तेल याद रखिएगा, कच्चा तेल। उसके बाद कोयला भी हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कोयला है ना, वो लो क्वालिटी वाला है, और बहुत ज्यादा उसमें भाप निकलेगा, आपका हीट अच्छे से नहीं हो पाएगा। सोना करते हैं हम लोग इंपोर्ट,
और क्या करते हैं, हीरा करते हैं इम्पोर्ट, हीरा को इम्पोर्ट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, फिर बेचते हैं। सोना, हीरा और भी कुछ करते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। हम लोग जो इम्पोर्ट में खरीदते हैं, चांदी भी हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के पूछेगा आपसे। साथ ही हमारा जो है क्या है, लगभग 151 देश के साथ क्या हमारा ट्रेड सरप्लस है। सरप्लस मतलब सबसे ज्यादा हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और 75 देशों के साथ क्या करते हैं, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा यहाँ से हम लोग करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे चाइना हो गया और रसिया हो गया, यहाँ से हम लोग इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं। तो ये जो निर्भरता है ना, उसको कम करना होगा, नहीं तो बहुत हमें प्रॉब्लम करेगा। अब आते हैं अंतरिक्ष के बारे में। देखिए पूरा का पूरा आर्टिकल जो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मौका मिलेगा, समय मिलेगा तो पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि बताइए हमारे देश में इतना गरीबी है, लोगों को ढंग से दो टाइम का खाना नहीं मिल पाता है, लोग इतना बेरोजगारी के मामले में मतलब बेरोजगारी से ग्रसित हैं, ठीक है, हमारे युवा, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा ठीक नहीं है, ग्रामीण इलाकों की जो स्थिति है वो सही नहीं है, फिर भी अंतरिक्ष में जो यहाँ पे इतना बजट क्यों खर्च किया जाता है। तो ये लोग का जो मन में जो प्रश्न आता है ना, ठीक है, उनके लिए जवाब है कि ऐसा इसलिए जरूरत है क्योंकि आपको पता है जियोपॉलिटिक्स में चंद्रमा पे स्पेस में बहुत जो देश जो यहाँ पे डोमिनेट करना चाह रहे हैं, अगर भारत इन देशों में अगर पिछड़ जाएगा तो फिर भारत पे लोग डोमिनेट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है मेंस में पूछेगा आपसे, क्रिटिसाइज बोलेगा कि क्रिटिसाइज कीजिए, तो क्रिटिसाइज करना है आपको मिशन का, तो यहाँ पे बता दीजिए कि देश में इतना गरीबी है, पॉपुलेशन है, फिर भी यहाँ पे रोजगार को बेरोजगारी पे ज्यादा फोकस ना करके इन क्षेत्रों पे फोकस कर रहा है, ठीक है। ये सब हो गया। इसके फायदा क्या है, जो अंतरिक्ष में इतना हम लोग पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, इसके फायदा क्या होता है। तो अंतरिक्ष में इतना पैसा लगाने का फायदा क्या है कि जो पृथ्वी पे जो समस्या है उसका समाधान निकालने में हमें हेल्प करेगा। पहला ये हो गया, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे निपटने में हमें मदद करेगा, जो प्राकृतिक आपदा है उससे संबंधित आंकड़ा इकट्ठा करेंगे और हम लोग उससे जो है नीति बनाएंगे, फिर उसको लागू करेंगे, फिर खाद्य सुरक्षा के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये फायदा मैं आपको बताना है फ्लो चार्ट बना के। अब कुछ फैक्ट याद कर लीजिए। जैसे इसरो का स्थापना कब हुआ था, 1969 में। क्वेश्चन पूछा गया है इसरो कब बना था, 1969 में। और देख लीजिए हमारा अंतरिक्ष अभियान कब शुरू हुआ, 1962 में, ईयर याद रखिएगा। और अंतरिक्ष जो विभाग बना था कब बना था, 1972 में बना था। ये सारे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। फिर अभी हाल ही में जो चंद्रयान 3 जो मिशन है हमारा, उस जो चंद्रमा है उसका जो साउथ पोल है, ठीक है, साउथ पोल है ना, उस पर जाने वाला, दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला पहला देश भारत बन गया है। साथ ही जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है चंद्रमा पे। दो फैक्ट हो गया। आदित्य मिशन याद रखिएगा, ये सूर्य से जुड़ा हुआ है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य मिशन इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। एक नाविक है, नाविक मतलब ये हमारा नेविगेशन सिस्टम है, जैसे हम लोग जीपीएस यूज करते हैं ना, ये अमेरिका का है जीपीएस, भारत अपना बना रहा है स्वदेशी वाला नाविक, ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। पीएसएलवी रॉकेट याद रखिएगा, पीएसएलवी रॉकेट ऐसा रॉकेट है ना जो कि बहुत सारे उपग्रह को एक साथ ले जाने में सक्षम है। फिर जीएसएलवी मार्क 3 याद रखिएगा, हैवी जो होते हैं ना जो उपग्रह सैटेलाइट, उसको ले जाने में सक्षम है। साथ ही क्रायोजेनिक इंजन क्या है वो भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया। क्रायोजेनिक जो इंजन होता है ना, उसमें जो फ्यूल होता है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये दोनों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ ही गगनयान मिशन याद रखिएगा, हमारा जो है ना मानव को अंतरिक्ष में ले जाने का ये मिशन है। अब क्या हो रहा है कि हम लोग 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने पे काम कर रहे हैं, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि अपने मानव को, अपने नागरिक को चंद्रमा पे उतारे, ये भी प्रयास है भारत का, ठीक है। तो इतना फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछेगा आप लोग जवाब देने में सक्षम रहेंगे। ये मामला है महिलाओं को लेकर। देखिए महिलाओं में जो भी कोलकाता में हुआ कांड, फिर महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, ये सब जो है ना बिल्कुल सही नहीं है, ये जो है ना बर्दाश्त के बाहर है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो जा रहा है, तो जो एजेंसी मतलब जो भी नियम बन रहे हैं या नीति बन रहे हैं ना, उसका सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। जो एजेंसियां इसको लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, वो टाल मटोल करती है, ठीक है। तो ये सब चीज सही नहीं है, इस कारण से जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो महिलाओं के लिए एक व्यवस्था होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए उनको अनुकूलन स्थिति प्रदान करने के लिए, वो सही से नहीं बन पा रहा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है। अब देखोगे कि जो रात नाइट शिफ्ट होता है महिलाओं को, वहां पे वो बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलता है, क्लियर है। इस कारण से इस तरह के जो है घटनाएं घट जाती है हमारे देश में, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और देखिए ये सब जो घटना घटता है ना, जैसे कोलकाता वाला कांड हो रहा है, तो इससे हमारे जो है वैश्विक छवि पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक तरफ भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरा विश्व को एक परिवार मानता है, और उसी देश में इस तरह की अगर घटना होंगे ना, तो हमारे देश का छवि जो है ना वहाँ पे धूमिल हो जाता है, जो कि बर्दाश्त से बाहर है। अभी आपने देखा है रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वहाँ पे किसी देश का ये यहाँ पे हिम्मत नहीं है कि दोनों देशों के साथ बातचीत करके
और उनको समझाए कि आप लोग ऐसा ना करें, अभी जो दौर चल रहा है युद्ध का, लड़ाई का नहीं चल रहा है, बल्कि बातचीत कूटनीति का दौर चल रहा है। लेकिन भारत के पास ये सक्षम है, भारत यहाँ पे पोटेंशियल रखता है कि दोनों देशों के कंधे पे हाथ रख के बात कर सकता है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ना तो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री का प्रॉब्लम, ना हिम्मत है, ना ही तो अमेरिका का। क्लियर है? चलिए फिर हम लोग आते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में जो अभी मामला आप लोग देख ही रहे हैं। तो जो क्षेत्र जो यहाँ पे न्यूज में आ गया ना, डोनेट्स्क, क्वेश्चन पूछा गया है, डोनेट्स्क, ठीक है, डोनेट्स्क जो एरिया है ना, ये कहाँ है? ये है आपका यूक्रेन में, ठीक है, यूक्रेन में है। पूछता है, एक तरफ एरिया दे देगा, दूसरी तरफ कंट्री का नाम दे देगा, बोलेगा मैचिंग करके बताइए। तो याद रखिए डोनेट्स्क कहाँ है? यूक्रेन में है। उसके बाद आइए साउथहैम्पटन जो विश्वविद्यालय है, ये विदेशी विश्वविद्यालय है। ये कहाँ विदेशी, ठीक है, कहाँ का? यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का। तो भारत में अपना कैंपस खोला है। तो ऐसा कैंपस खोलने वाला कोई पहला विदेशी नहीं है, लेकिन यूजीसी का जो मापदंड है, जो एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल, उसको फॉलो करके ऐसा खोलने वाला ये पहला विश्वविद्यालय बन गया। और अगले साल से ये जो काम करना शुरू कर देगा, लगभग 5500 छात्रों का एडमिशन लेगा और लगभग 30 जो है ना क्षेत्र में, 30 जो है इसका क्या रहेगा? स्ट्रीम रहेगा। उन क्षेत्रों में बच्चे जो है एडमिशन लेंगे, अपना पढ़ाई करेंगे। जो विदेशों में जाके जो पढ़ने जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, सरकार का कोशिश है कि जो हायर एजुकेशन के लिए जो बाहर हमारे नागरिक जा रहे हैं ना, उनको अपने देश में ही रोक लिया जाए और उनको वही फैसिलिटी, वही सुविधा दिया जाए, वही क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए जो विदेशों में प्राप्त करते हैं। इससे हमारा क्या होगा? हमारा जो फॉरेन रिजर्व है ना, उसकी बचत होगा, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी होगा, हमारे देश में ही मनी जो है सर्कुलेट करेगा, इससे रोजगार जनरेट होंगे, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई दूर दराज इलाके में आईएम खुल जाता है, आईआईटी खुल जाता है, तो वहाँ पर कैंपस के पास देखिएगा जितने स्थानीय लोग हैं ना, वहाँ पे दुकान वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। उससे वहाँ पे लगभग हजारों घरों का वहाँ पे क्या चलता है? इकोनॉमी चलता है। लोग वहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट के तौर पे आते हैं ना, तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कदम हो सकता है। फिर आते हैं यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात किया गया। ये कसेरुआ जो खेरा जो जगह है ना, यहाँ पे अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, यूपीएससी में संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है, कल्चरल मिनिस्ट्री के तहत आता है। और आप लोग पूछेंगे कि आपको ये सब चीज़ कैसे पता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब एनालिसिस कीजिएगा ना, तो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। साथ ही बता दें, यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता से जो क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत बार पूछता है, लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं। बोलेगा कि इसमें कौन कौन जानवर जो है लोग उस समय जानते थे। घोड़ा के बारे में कोई ज्ञात नहीं था, घोड़ा के बारे में नहीं जानते, और यही ऑप्शन डालता है एग्जाम में, ठीक है। लोग घोड़ा को लगता है कि घोड़ा लोग जानते थे, बिल्कुल घोड़ा को नहीं जानते। हाथी जानते हैं, बकरी जानते हैं, ठीक है, हाथी बकरी जितने भी जानवर हैं, लेकिन घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं था हड़प्पा सभ्यता में। हाँ, हालांकि सबूत मिले हैं, लेकिन ये सबूत ये कंफर्म नहीं कर पा रहा कि वो घोड़ा का ही है या हाथी का है। ये हो गया। अभी हाल ही में जो है ना पशु जनगणना हुआ था, मतलब होगा, तो उसमें बिल्ली और कुत्ता को भी शामिल कर लिया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्ली और कुत्ता को भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है, जनगणना में, जो सेंसस होगा पशु वाला। ये हो गया। साथ ही पिछले बार बीपीएससी एग्जाम में मैथुन के बारे में पूछ लिया था, जिसको याक बोलते हैं। उसको जो है ना, जो कंज्यूमर अफेयर है ना हमारा, उसको जो खाद्य पशु के रूप में वहाँ पर दर्जा दे दिया गया था। बहुत लोग कन्फ्यूज कर गए थे। और ये जो फैक्ट है ना, आपको एडुटेरिया में मिल जाएगा, आपको स्पीडी में मिल जाता है, आपको विजन के मैगजीन में मिल जाता है, दृष्टि के मैगजीन में मिल जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। अगर ये मैथ का क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ के भी 10 क्वेश्चन रहते हैं ना बीपीएससी में, तो एक शहर की जनसंख्या है 1,76,400, ठीक। यदि 5% की दर से बढ़ोतरी होता है तो 2 साल में उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? आप लोग चारों ऑप्शन देख रहे हैं ना, एक्सप्लेनेशन के साथ आप यहाँ पर आंसर देने का कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इजराइल, अभी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन की बात चल रहा है। टू स्टेट थ्योरी के बारे में हम लोग बात किए थे ना, कि सब क्वेश्चन पूछा गया है टू स्टेट थ्योरी। तो इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? मिस्र, बहरीन, जॉर्डन, सूडान। जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट में। 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। महिला आयोग को लेकर भी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अभी दिल्ली का कांड आपने देखा था, जो ललिता कुमारी की क्या थी, राज्यसभा की मेंबर थी, जिन पे जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो पीए हैं, उन्होंने वहाँ पे मारपीट किया था उनके साथ, और काफ़ी न्यूज़ में रहा था, क्योंकि दिल्ली की जो महिला आयोग है ना, उनके अध्यक्ष रह चुके हैं वो। इस कारण से न्यूज़ में रहता तो क्वेश्चन पूछ लेता। और ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? आपको बताना, ममता शर्मा, रेखा शर्मा, वर्तमान में कौन है? आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि एक्सप्लेनेशन देने का। हाल ही में जो भारत की सांसद ने
तीन तलाक कानून, अभी देखिए 3 तलाक कानून भी न्यूज़ में आ गया था। क्यों? क्योंकि अभी सरकार जो है ना मतलब जो विपक्ष में लोग हैं ना कि जो पर्सनल कानून है मुस्लिम समुदाय का, उस पे जो छेड़छाड़ कर रही है, उन पे जो है हस्तक्षेप कर रही है, जो कि बर्दाश्त से बाहर है। तो ट्रिपल तलाक कानून के बारे में भी बोला गया था कि हम अगर सरकार में आएँगे तो फिर से इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो जो तलाक कानून है, इसको तलाक बिद्दत बोलते हैं, इंस्टेंट तलाक बोलते हैं इसको। कोई भी व्यक्ति जो है ना मतलब जो भी मुस्लिम कम्युनिटी का बोल देगा 3 बार तलाक, 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 तो तलाक मान लिया जाता था। पहले ऐसा था प्रोविज़न, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया, असंवैधानिक करार दे दिया गया। तो कौन सा ईयर में इसको असंवैधानिक करार दिया गया है? आप लोग बताइएगा कमेंट में करके। एक और क्वेश्चन है, हाँ, ये जो जिमिक्स जो है ना, ये युद्ध अभ्यास है, तो किन देशों के बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है? संयुक्त मिलिट्री है या नौसेना, युद्ध अभ्यास है, मोटर वाहन है या मिसाइल है? आपको कमेंट करके यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है? ये हो गया। और नीति आयोग को भी हम लोग कवर करते हैं कि नीति आयोग जो है योजना आयोग की जगह बना था, 2015 में बना था। तो इसके सीईओ कौन है याद रखिएगा, उसके उपाध्यक्ष कौन है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सारे का कमेंट में आप लोग यहाँ पे दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है लास्ट में, जेएस वर्मा कमेटी किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे बताना है केंद्र राज्य संबंध से, महिलाओं के विरुद्ध अपराध से, मौलिक अधिकार से, बच्चों से। हम ये क्वेश्चन को क्यों लिए? क्योंकि अभी हेमावती जो कमेटी है ना न्यूज में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि साउथ जो इंडस्ट्री है फिल्म का, जिसको टॉलीवुड बोलते हैं, वहाँ पे जितने भी नामी गिरानी जो हस्तियां हैं, उन पे जो है यौन शोषण का या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और हेमावती भी इंपॉर्टेंट है, जस्टिस एस वर्मा कमेटी। तो आप लोग इसका पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो ये तमाम फैक्ट जो है, क्वेश्चन जो है आपके लिए है। हम चाहते हैं कि आपको हमारे चैनल से कुछ ना कुछ लाभ मिले, ठीक है? आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में होगा। अगर मान लीजिए लिंक नहीं मिल पाता है तो प्रीवियस ईयर वाला जो प्रीवियस जो वीडियो है 2-3 दिन वाला, वहाँ पर देख लीजिएगा, लिंक अवेलेबल रहेगा, ठीक है? तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।